अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम सॉल्व करने लगे हैं सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर 1। अच्छा, इसकी बुक एक्सरसाइज मैं आपको पूरी सॉल्व करवा रही हूँ और इसके रिएक्शंस तक के तमाम लेक्चर्स जो है वो मैंने डिटेल्ड वीडियो अपलोड कर दी है अपने चैनल पर, तो आप वहाँ से उसको भी देख सकते हो। ठीक है, कोई चीज़ ना समझ में आ रही हो तो पूछ सकते हो। बाकी ये है कि इसके अंदर मैं ये समझती हूँ कि नोट्स की हमें कोई ख़ास ऐसी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि न्यू बुक है और इस बुक के अंदर तमाम काम आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। अब चलें इसे विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम स्टार्ट करते हैं। देखिए, द फर्स्ट वन क्वेश्चन इज आस्किंग फॉर आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन एस ब्लॉक एलिमेंट। स्पेसिफाई उन्होंने करके पूछा है कि एस ब्लॉक एलिमेंट के अंदर जो ट्रेंड है कि उसका जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो डिक्रीज हो जाती है, जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे आते जाते हैं तो डिक्रीज हो जाती है। तो बेटा इसके लिए हम पेज नंबर 4 लेंगे। हाँ बेटा, अब ये आ गया आपके पास। अब यहाँ आप देखिए कि सबसे पहले तो आयोनाइजेशन एनर्जी की बात कर लेते हैं कि क्या है। तो आपको पता है कि आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब ये हो सकता है कि एक ऐसी एनर्जी जो कि किसी चार्ज की वजह से आए, क्योंकि आयन किसे कहते हैं, चार्ज को कहते हैं। और किसी भी एलिमेंट पे चार्ज कब आता है कि जब तो वो इलेक्ट्रॉन लॉस करे या वो इलेक्ट्रॉन को गेन करे। तो यहाँ पर हम एनर्जी नीडेड टू रिमूव, यानी कि यहाँ पर हम बात ये करेंगे कि कोई भी एनर्जी जो हमें चाहिए, किसके लिए चाहिए कि हम रिमूव कर सकें एक इलेक्ट्रॉन को फ्रॉम अ न्यूट्रल एटम इन अ गैशियस फेज। ठीक है, यानी कि हम किसी न्यूट्रल एटम के ऊपर जब कोई चार्ज ले आते हैं, क्यों लेकर आते हैं, क्योंकि हम उसमें से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं, या वो टेंडेंसी, वो पावर, वो एनर्जी जो किसी भी एलिमेंट के एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए रिक्वायर्ड होती है जब वो गैस फेज में हो, तो उसको हम उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या है कि उसने एस ब्लॉक के हवाले से हमसे पूछा है, तो हम बताएंगे कि यहाँ से देखें, आप निशान लगाएंगे कि द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ अल्कली मेटल। अच्छा, अब यहाँ पे अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल यानी कि ग्रुप 1A ग्रुप 2A दोनों की बात की है, लेकिन आपने इसको रिप्लेस करके ना यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जैसे कि उन्होंने एस ब्लॉक का पूछा है, तो आप अल्कलाइन मेटल वाली बात नहीं लिखोगे, आप यहाँ पर लिख दोगे कि आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ अल्कली मेटल, या आप ये कह सकते हो कि एस ब्लॉक के एलिमेंट्स जितने भी हैं उनकी जो वो डिक्रीज हो जाती है डाउन द ग्रुप। दिस इज बिकॉज द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ दीज एलिमेंट्स आर लोकेटेड फार्दर अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। अब हमें पता है ना कि देखो, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्या होगा कि जितना ज़्यादा नीचे आते जाएंगे डाउन द ग्रुप में, तो आपको पता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, भारी होता जाएगा ना वो एलिमेंट, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का नंबर इंक्रीज होगा तो उतना ही ज़्यादा उसका जो रिमूव करना है ना उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन को, वो मुश्किल हो जाता है। तो यही वजह है कि इट रिक्वायर्स लेस एनर्जी टू रिमूव द आउटर शेल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटम। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है कि जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो डिक्रीज हो जाती है। ये आपको समझ में आ गया। इस देखें बेटा, अब यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज आस्किंग फॉर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हेलोजन इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल। वाई, मतलब इसका रीज़न आपको देना है कि जब हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं हेलोजन को देखते हुए, ठीक है, तो वो इंक्रीज हो जाता है डाउन द ग्रुप आते आते पीरियोडिक टेबल के अंदर। तो उसका क्या रीज़न है, तो इसका जवाब जो है वो मैंने सेल्फ लिखा हुआ है और इसका रेफरेंस मैंने यहाँ पे आपको अवेलेबल कर दिया पेज नंबर 9 पर। तो इसका आंसर आप देखेंगे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हेलोजन इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल। ये सपोर्टिंग लाइन है जो हम रीजनिंग के लिए क्वेश्चन से ही लेते हैं। फिर उसके बाद बिकॉज या ड्यू टू करके हम अपने आंसर को शुरू करते हैं। तो बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द साइज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्सेस, ठीक है, क्या हो जाता है कि इनके दरमियान में जो मॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं उनका साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है। इनका साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है जिसकी वजह से क्या होता है कि ये जो है वो मॉलिक्यूल को बाइंड करके रखती हैं, जोड़ के रखती हैं अपने साथ, डायटोमिक स्ट्रक्चर बनाती हैं। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है कि इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग दोनों जो पॉइंट है ना वो इंक्रीज़ हो जाता है डाउन द ग्रुप। इसको आप देख सकते हो बुक में पेज नंबर 9 पर, यह आपके चार्ट के अंदर गिवन है। ठीक है, वो चार्ट भी मैं आपसे शेयर कर लेती हूँ, वहाँ पर हम थोड़ा सा देखते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि किस तरीके से जो है वो ये आपको ट्रेंड में नज़र आएगा। ठीक है, देखो बेटा, ये पेज नंबर 9 पर आपको नज़र आ रहा है, ये चार्ट है। ठीक है, और इसके अंदर आप ग्रुप 7A को देखें तो ये हेलोजन है। ठीक है, अच्छा, हेलोजन वैसे कहते हैं किसे कहते हैं, सॉल्ट प्रोड्यूसिंग स्पीशी को, यानी कि ऐसी स्पीशी जो कि सॉल्ट को प्रोड्यूस करे। हेलो का मतलब क्या होता है, सॉल्ट। ठीक है, अब आप देखोगे यहाँ पर तो आपको ट्रेंड क्या नजर आ रहा है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट को देखते हुए कि डाउन द ग्रुप आ रहे हो ना, तो देखो ये इंक्रीज हो रहा है, ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आ रहा है। इसका मतलब क्या है, ये इंक्रीज क्यों होता है, ये इसलिए होता है क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब इसका मॉलिक्यूलर साइज इंक्रीज होता जाएगा तो इसके अंदर जो बाइंडिंग फोर्सेज है ना वो भी स्ट्रॉन्गर होती
जाती है, और जब वो बाइंडिंग फोर्स स्ट्रॉन्गर होती जाती है तो क्या हो जाता है, उसकी वजह से जो है इसके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, पूछ रहा है हमसे कि गैलियम हैज स्मॉलर एटॉमिक रेडियाई देन एल्यूमिनियम डिस्पाइट बीइंग बिलो द एल्यूमिनियम इन ग्रुप 3A। तो इसका क्या रीज़न है, ठीक है, कि गैलियम जो होता है उसका एटॉमिक रेडियाई जो है वो क्या है, स्मॉलर है, जबकि क्या है, जबकि वो बिलो है, वो नीचे है एल्यूमिनियम के। ग्रुप 3A के अंदर अगर हम देखें तो गैलियम डाउन पर आ रहा है, एल्यूमिनियम ऊपर आ रहा है। फिर क्या रीज़न है कि उसका जो है एटॉमिक रेडियाई वो स्मॉलर है। तो इसका क्वेश्चन का आंसर जो है वो आपको मिलेगा पेज नंबर 434 के ऊपर, वो देख लेते हैं। अच्छा देखिए बेटा, यहाँ पर ग्रुप 3 आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, ग्रुप 3 के अंदर क्या लिखा हुआ है कि आप स्टार्ट यहाँ से करोगे, देयर इज़ एन एक्सेप्शन टू द ट्रेंड बिटवीन एल्यूमिनियम एंड गैलियम। क्यों? क्योंकि जो गैलियम है ना उसके अंदर क्या है स्लाइटली, ठीक है नज़र आ रहा है ये, हाँ, स्लाइटली स्मॉलर एटॉमिक रेडियाई है किसकी बनिस्बत, एल्यूमिनियम की बनिस्बत। जबकि वो अगर हम देखें तो पीरियोडिक टेबल के ऊपर जो है वो हमें नज़र आता है कि वो डाउन में है, ग्रुप में नीचे आ रहा है। तो रीज़न क्या है, इट इज़ बिकॉज ऑफ पुअर शील्डिंग इफेक्ट। अब पुअर शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, शील्ड करने का मतलब क्या होता है, शील्ड करने का मतलब होता है प्रोटेक्ट करना। ठीक है, लेकिन क्या है कि जब ये नीचे आ जाता है ना, तो नीचे आने के बाद ना एक्चुअली शील्डिंग इफेक्ट है वो पुअर होता चला जाता है, क्योंकि इसके ना प्रॉपर्टी के अंदर डिफरेंस आता है। इसके अलावा देखो क्या, इफेक्ट कॉज्ड बाय द इलेक्ट्रॉन ऑफ डी ऑर्बिटल्स। ठीक है, अब यहाँ से आगे मैंने कुछ खुद से लिखा है कि विच रिजल्ट, वो रिजल्ट करता है किस बात के लिए, इंक्रीज इन द न्यूक्लियर चार्ज, है कि एज द चार्ज इंक्रीज वो चार्ज बढ़ जाता है, जिसकी वजह से इसकी अट्रैक्टिव पावर जो होती है ना आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की, वो बढ़ जाती है। और ये अपनी तरफ दूसरे इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट जब ज़्यादा करता है ना, तो इसकी वजह से ये होता है कि इसका जो रेडियस होता है वो स्मॉलर हो जाता है। तो ये इसका एक पर्टिकुलर रीज़न हो गया। आपको नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। जी बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछता है, ये आपसे पूछ रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में, कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ ऑफ अल्कली मेटल डिक्रीज हो जाती है कहाँ पर, लिथियम से जब हम सीजियम पर आते हैं। तो इसकी क्या वजह है, इसका क्या रीज़न है। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आंसर को हम देखेंगे पेज नंबर 6 के ऊपर। अब हम आते हैं आंसर की तरफ। तो आंसर आप यहाँ से मार्क करोगे कि द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ अल्कली मेटल्स, उन्होंने स्पेसिफाई किया ग्रुप 1A एन अल्कलाइन अर्थ मेटल, ग्रुप 2A वो क्या फॉलो करता है, वो एक रेगुलर डिक्रीजिंग ट्रेंड फॉलो करता है जब हम टॉप से बॉटम पर आते हैं। ठीक है, दिस इज ड्यू टू द, फिर आओगे यहाँ पर रेगुलर इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियाई, क्योंकि देखो जैसे जैसे एलिमेंट नीचे आता जा रहा है उसका एटॉमिक रेडियाई क्या हो रहा है, इस ब्लॉक के अंदर वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, वो बढ़ रहा है। ठीक है, अब जैसे जैसे हम नीचे जाते जाएंगे ना ग्रुप के अंदर, तो हमें नजर आएगा कि लार्जर एटॉमिक साइज है। ठीक है, जब एटॉमिक साइज बढ़ जाता है तो रिजल्ट क्या होता है, उसकी जो पावर होती है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने के लिए या कोवेलेंट बॉन्डिंग की, वो डिक्रीज होती चली जाती है, तो डिक्रीजिंग टेंडेंसी आती जाती है। और यही रीज़न बनता है हमारे पास उस क्वेश्चन के आंसर का। ओके, नाउ मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज आस्किंग, ये 4 तो हो गया, अब 5 पर आएंगे। अल्कली मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अल्कली मेटल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। भाई क्यों होते हैं? अच्छा, इन्होंने यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ पूछा है, वरना ये भी पूछ सकते हैं कि हीट के भी ये जो है ना बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं। तो एक ये भी चीज़ यहाँ पर आ सकती है। इसका जो रेफरेंस है वो हमने पेज नंबर 7 से लेना है, और इसको थोड़ा सा ओन वर्डिंग में मैंने मॉडिफाई किया है, तो वो मैं आपसे शेयर कर देती हूँ। ठीक है, देखो बेटा, ये इसका आंसर है कि अल्कली मेटल्स जो है ना वो एग्जिबिट करते हैं हायर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को, वो बहुत ज़्यादा मतलब एक्टिव कंडक्टर होते हैं, वो फॉरन कंडक्टिविटी करते हैं। मतलब ये कि उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी बहुत इजीली पास हो जाती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन। इसका रीज़न क्या है कि इनके अंदर जो आउटर मोस्ट शेल के अंदर सिंगल इलेक्ट्रॉन मौजूद है ना, वो इजीली रिमूव हो सकता है उसके वैलेंस शेल से। तो यही वजह है कि ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी दोनों होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हम आ जाएंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये है हमारे पास एसिडिटी ऑफ हाइड्रोजन हाइलाइड्स इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, फ्रॉम HF टू HI। ठीक है, अच्छा, अब ये रीज़न क्या है कि हाइड्रोजन हाइलाइड्स क्या होते हैं, दैट इज़ बेसिकली कि जब हाइड्रोजन कभी भी किसी हेलोजन एलिमेंट्स के साथ, यानी कि ग्रुप 7A के साथ जब वो कोई रिएक्शन बनाती है तो वो हाइड्रोजन के हाइलाइड हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या ट्रेंड देखना है इसका, कि इसकी एसिडिटी जो है वो क्यों इंक्रीज़ होती है। तो इसका आंसर मैंने निकाला है पेज नंबर 23 पर, उसको हम देख लेते हैं।
अच्छा ये देखिए यहाँ पर पेज नंबर 23, हाइड्रोजन हाइलाइड्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मिनरल एसिड होते हैं एंड दियर एसिडिटी, उनकी एसिडिटी क्या करती है, फॉलो करती है इंक्रीज ट्रेंड को। जब हम कहाँ पे आते हैं, हाइड्रोजन फ्लोराइड से हम आगे तक चले आते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड तक। अब उसका जो ट्रेंड है बेसिकली वो ये ट्रेंड है आपको नज़र आएगा कि देखो यहाँ पर एच एफ हाइड्रोजन फ्लोराइड, फिर हाइड्रोजन क्लोराइड, फिर हाइड्रोजन ब्रोमाइड और उसके बाद आयोडाइड। तो अब यहाँ पर आप देखोगे कि इंक्रीजिंग ऑर्डर है एसिडिटी के लिए। अब इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न जो है वो यहाँ पर ये आता है कि देखो ये एट्रीब्यूट कर सकती है अपने बॉन्ड एनर्जी को, सिंस द बॉन्ड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड इज द स्मॉलर। तो जितना ज़्यादा स्मॉलर बॉन्ड एनर्जी होगा ना, तो उतना ही ज़्यादा, कोई एसिड के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है कि वो डोनेट कर सके प्रोटॉन को, तो जितना ज़्यादा स्मॉलेस्ट इसका बॉन्ड एनर्जी होगा उतनी ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट इसकी एसिडिक रिएक्टिविटी होगी या इसका एक एसिडिक करेक्टर होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर इस टेबल के अंदर देखें तो आपको नज़र आएगा 565, 432, फिर 366 और फिर 299। अब यहाँ पर देखो ये क्या है, ये बॉन्ड एनर्जी है, इसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे कम है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका एसिडिक करेक्टर जो है ना वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो हम इसे इस तरीके से देखते हैं, इस तरीके से देखते हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर जो है हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन आयोडाइड। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट होता है। अच्छा बेटा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दैट इज़ फ्लोरीन इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फ्लोरीन क्या है, ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो इसके जवाब को हम देखते हैं, यहाँ से इसकी मार्किंग आप करेंगे पेज नंबर 24 पे कि देखें जो फ्लोरीन है ना वो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की सलाहियत मौजूद है और उसके अलावा क्या है कि उसका स्मॉलेस्ट एटॉमिक साइज़ है इस पूरे ग्रुप के अंदर ना, इसके ग्रुप के अंदर भी और इस पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर बेसिकली हम जो फ्लोरीन होती है ना उसको हम देखते हैं कि वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसकी 4। तो इस वजह से जो है इसका क्या है, एटॉमिक साइज जो है वो स्मॉलेस्ट है, जिसकी वजह से ये क्या करता है, ये अलाउ करता है टू अलाउइंग इट टू रेडिली एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। ये जो है अपने पास इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है और इसके अलावा जो है इसके यही रीज़न है, और ये जब एक्सेप्ट करता है तो अटेन कर लेता है एक नेगेटिव चार्ज को। तो यहाँ पर आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है। ये क्वेश्चन नंबर 7 पेज नंबर 24 पे मैंने इसको करवा दिया है, ये क्वेश्चन नंबर 7 था आपका। ठीक है, ये भी हो गया। अब आ जाता है कि व्हाट इज़ फ्लेम टेस्ट, मेंशन द कलर ऑफ फ्लेम ऑफ अल्कली मेटल। पेज नंबर 13 पर इसका आंसर है। ये आपको ना पूरा उन्होंने दिया हुआ है, पूरी शीट दी हुई है। ठीक है जी बेटा, यहाँ पर देख लीजिए आप, आपसे फ्लेम टेस्ट का जो इन्होंने पूछा है, फ्लेम टेस्ट बेसिकली जो है ना एक क्वालिटेटिव मेथड है। ठीक है, ये क्वालिटेटिव मेथड है जिसको आप लैब में यूज़ करोगे। आप इससे ये पता लगाओगे कि जो सॉल्ट हम बर्न कर रहे हैं उसके क्या करेक्टर, यानी कि उसके फ्लेम को देखते हुए ना हम पहचानते हैं कि ये एलिमेंट कौन सा है। ठीक है, और ये आपके जो है सेकेंड ईयर के केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल में भी ये चीज़ें हैं, आप इसे लैब में भी देख सकते हो। और यहाँ पर इन्होंने जो आंसर आपसे पूछा है तो वो यहाँ आ जाएगा कि फ्लेम टेस्ट है क्या। तो आप यहाँ पर बताओगे फ्लेम टेस्ट जो होती है वो एक क्वालिटेटिव अप्रोच होती है जिसको हम आइडेंटिफाइंग प्रोसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं केमिस्ट्री के अंदर, और हमें ये बताती है कि अल्कली मेटल जो है उसके जब हम कलर को देखते हैं तो हम उसे आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि कौन सा मेटल है। एक तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने मार्किंग कर लेनी है, उसके बाद आपने ये देख लेना है। अच्छा, ये आपके एमसीक्यूज़ के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने ये भी लिख दिया यहाँ पर। ओके बेटा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कि एक्सप्लेन द ऑटो ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्लोरीन। ठीक है, अब हम इसे देखेंगे। अच्छा, यहाँ पर ये पूछना चाह रहे हैं आपसे कि ऑटो ऑक्सीडाइजिंग यानी कि एक ऐसा रिएक्शन आप बताइए, एक ऐसा रिएक्शन बना के दिखाएं जो ये बता रहा हो कि किस तरीके से क्लोरीन जो है वो ख़ुद को ऑक्सीडाइज कर लेता है और किस तरीके से वो रिड्यूस कर लेता है। तो इसका जवाब जो है वो पेज नंबर 24 पे है, इसे देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको इसका आंसर आप यहाँ से मार्क करना है। आपने यहाँ पर लिखा हुआ है क्लोरीन एज एन ऑटो ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि क्लोरीन क्या कर रहा है, क्लोरीन रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ और क्या बना रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड हाइपोक्लोरस एसिड। ठीक है, और इस रिएक्शन के अंदर क्लोरीन खुद को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा इनटू हाइड्रोक्लोरिक एसिड में और ऑक्सीडाइज कर देगा इनटू हाइपोक्लोरस एसिड में। और इस तरह से ये सर्व करेगा कि वो दोनों तरह से काम कर रहा है, ऑटो रिड्यूसिंग एजेंट भी
काम कर रहा है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी काम कर रहा है। अच्छा, इसके लिए जो है इक्वेशन आपकी बुक में ये लिखी हुई है। अब इस इक्वेशन को हमने किस तरीके से समझना है वो मैं आपको जो है अलग से समझाती हूँ। ये देखें यहाँ पर, अब ये मैंने आपके लिए इक्वेशन यहाँ पर लिख ली है, ठीक है। अब इस इक्वेशन के अंदर ये क्लोरीन और यहाँ पर वाटर, जब हम इस तरीके का रिएक्शन बनाते हैं ना तो हम इस वाटर को इस तरीके से ब्रेक करते हैं, ठीक है, H और OH में, ठीक है। अब OH क्या होता है, नेगेटिव होता है, यहाँ पे क्लोरीन लिख लेते हैं, ठीक है। OH नेगेटिव, H पॉजिटिव, क्लोरीन नेगेटिव, तो होगा क्या कि ये क्लोरीन जाकर इससे रिएक्शन करेगा, ठीक है, और यहाँ पर दो, तो यहाँ पर ये HCl भी बनाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं कि रिएक्शन हमारे पास क्या बन जाता है। ये हमारे पास यहाँ पर बन गया आपका HCl और यहाँ पर आपका बन गया HOCl। अब ये क्या हो गया, ये हाइपोक्लोरस एसिड हो गया, और ये क्या हो गया, ये HCl यानी कि आपके पास ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया। तो इस तरीके से जो है हम इसे बताएंगे। अच्छा, एक चीज़ और याद रखनी है कि जब कभी भी हमारे पास एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है तो उस सूरत में हम कहते हैं कि ये रिड्यूस हो गया, ठीक है। ये एडिशन ऑफ हाइड्रोजन का मतलब क्या हुआ कि ये एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पर आ गया, और यहाँ पर क्या हुआ कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडाइज, ठीक है। तो इस रिएक्शन के अंदर ये क्या हो गया, यहाँ पर क्लोरीन ने जो है ख़ुद को रिड्यूस कर लिया बाय एडिंग हाइड्रोजन, और यहाँ पर ऑक्सीडाइज कर लिया बाय एडिंग ऑक्सीजन। यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट होता है। इसको मैंने बुक में भी मार्क कर दिया है, आप वहाँ पे भी देख सकते हैं, ठीक है। ये देखें, अच्छा बेटा, अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज मेंट बाय डायगोनल रिलेशनशिप, मेंशन 3 पेयर्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स दैट शो डायगोनल रिलेशनशिप। अब ये आपको बताना है कि डायगोनल रिलेशनशिप क्या होता है, और ऐसे 3 पेयर्स आपने रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स के बताने हैं जो शो कर रहे हों डायगोनल रिलेशनशिप को। तो बेटा इसका आंसर पेज नंबर 28 पर मौजूद है, देख लेते हैं उसे। अब देखिए यहाँ पर इसका आंसर है कि जो डायगोनल रिलेशनशिप होते हैं ना वो रेफ़र करते हैं रिजेम्बलेंस को, ठीक है। वो क्या रेफ़र करते हैं, रिजेम्बलेंस, यानी कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो सिमिलर प्रॉपर्टी रखती हैं दो एलिमेंट्स के दरमियान में बाय सर्टेन पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। अच्छा, अब इसको देखना होता है कि जो लोकेट करें पीरियोडिक टेबल के ऊपर वो सिमिलैरिटीज़ जो इस तरह से डायगोनल बना रही हो एलिमेंट्स के दरमियान में। तो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स में हमारे पास ये 3 हैं, लिथियम का किसके साथ, मैग्नीशियम के साथ। इसी तरीके से आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है बेरिलियम का एल्यूमिनियम के साथ, और थर्ड वन इज़ बोरोन सिलिकॉन। तो अब इनके अंदर जो सिमिलर प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी वजह से इसके अंदर एक डायगोनल रिलेशन बन रहा है। 3 एलिमेंट्स के नाम उसने पूछ लिए हैं, और सिमिलर प्रॉपर्टी को देखते हुए हमने इसको इस तरीके से हाईलाइट कर दिया। यहाँ पर इसको बॉक्स के अंदर यहाँ तक हम कंप्लीट लिख लेंगे, ये इसका आंसर हो गया। सिमिलर प्रॉपर्टीज़ कौन सी हैं वो भी मैं लेक्चर के अंदर एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर मुकम्मल हो जाता है। अब देखें यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है क्वेश्चन नंबर 5 जो कि आपसे पूछ रहा है कि डिस्कस द ग्रुप ट्रेंड ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी इन ग्रुप 3A ऑफ पीरियोडिक टेबल, ठीक है। यानी कि ये आपसे ग्रुप 3A की बात कर रहा है, पी ब्लॉक के अंदर ग्रुप 3A को देखेंगे हम, और यहाँ पर हम ट्रेंड ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करेंगे। तो ट्रेंड का मतलब होता है प्रॉपर्टी, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ कि कौन सी प्रॉपर्टी, इस ग्रुप की आयोनाइजेशन एनर्जी की प्रॉपर्टी पीरियोडिक टेबल को देखते हुए हमने इसका आंसर जो है वो फाइंड आउट किया है पेज नंबर 5 पर, उससे देखते हैं। देखो बेटा यहाँ पर आपको नज़र आ जाएगा आयोनाइजेशन एनर्जी 3A ग्रुप के अंदर पेज नंबर 5 पर। अब ये आपका ट्रेंड जो है एलिमेंट का उसके अंदर इरेगुलरिटीज़ हैं, ठीक है। इसके अंदर हम डाउन द ग्रुप आएंगे ना तो हमें इसके अंदर क्या नज़र आता है, हमें इसके अंदर ये देखेंगे इरेगुलरिटीज़ नज़र आती हैं यहाँ पर, ये ठीक है। इरेगुलरिटी क्या है कि आप यहाँ पर देखो तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का इन्होंने एक टेबल दिया हुआ है, तो यहाँ पर आपको ये डिक्रीज़ हो रहा है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर देखो ये इंक्रीज़ हो रहा है। तो यानी कि क्या हुआ कि एल्यूमिनियम के बाद गैलियम पर जाके ये 580 हो गया, लेकिन इंडियम पर फिर 60 हो गया, 560 हो गया। इट मीन्स क्या है कि ये एक इरेगुलरिटी है। इरेगुलरिटी के रीज़न ये है इसका कि देखो ये जो गैलियम है ना ये 3D का है, ठीक है, और यहाँ पर आकर जो है इसका ब्लॉक ही चेंज हुआ जा रहा है। ये क्या हो रहा है, ये 4F हो गया। अब 4F की वजह से क्या हुआ कि इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी के अंदर भी चेंज आया, और ये चेंज जो है यही इसके डिस्टेंस ऑफ न्यूक्लियस से भी आया। तो ये कॉज करेगा एक इरेगुलर बिहेवियर को फर्दर एक्सप्लेन। देखो यहाँ पर किया हुआ है, एक दो एक्सेप्शन थी जो मैंने आपको बता दिए। पहली क्या थी, गैलियम की, इसकी हायर आयोनाइजेशन एनर्जी है किसकी निस्बत, एल्यूमिनियम की। और सेकंड देखेंगे हम
थैलोइयम की, तो ये एग्जिबिट कर रहा है हायर आयोनाइजेशन एनर्जी एज कम्पेयर टू इंडियम। ठीक है, तो ये इरेगुलरिटीज़ जो हैं ये ड्यू टू इनसफिशिएंट शील्डिंग ऑफ न्यूक्लियर चार्ज है, जो कि गैलियम एग्जिबिट कर रहा है 3D के अंदर, और जो है वो थैलियम आ रहा है 4F के अंदर, इंडियम भी 4F के अंदर आ रहा है। तो ये चीज़ें जो हैं ये कॉज कर रही हैं इसके अंदर इरेगुलरिटी को। यहाँ पर आके आपका आंसर इसका कंप्लीट होता है। देखिए स्टूडेंट्स, अब इसका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का है सेक्शन वो कंप्लीट हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि राइट डाउन 3 प्रॉपर्टीज ऑफ बेरिलियम, ठीक है, दैट शो इट्स यूनिक बिहेवियर इन ग्रुप 2A। तो अब यहाँ पर आपको 3 प्रॉपर्टीज़ बतानी है जिसके तहत आप ये बात कर सकते हैं कि बेरिलियम का जो है ना एक एक्सेप्शनल बिहेवियर होता है, एक यूनिक बिहेवियर होता है। ठीक है, इसके बारे में भी डिटेल्ड लेक्चर मैंने अपलोड कर दिया है। यहाँ पर मैं आंसर की आपको मार्किंग करवा देती हूँ, इसे देख लें। देखें बेटा, यहाँ पर आपको नज़र आएगा बेरिलियम जो है ना वो डेफर है मार्कली फ्रॉम आउटर members because of its smaller atomic radii and high electronegativity. Some unique characters shown by the beryllium in comparison to other elements of group 2A are given as under. ठीक है, अब पहले तो आपने वही क्वेश्चन से सपोर्टिंग लाइंस ले ली और फिर आपने बताया कि इसके जो है वो करेक्टर्स हैं, 3 इन्होंने बोले, आप कोई भी 3 इनमें से लिख सकते हो। ठीक है, तो पहला क्या करेक्टर है कि ये हार्डर होता है, ठीक है, और ज़्यादा रिजिड होता है, मतलब ज़्यादा खुरदरा होता है एज़ कम्पेयर टू इसके पूरे ग्रुप के 2A के जो इसका ग्रुप है उसके अंदर अदर एलिमेंट्स को अगर आप देखोगे तो ये रिजिड भी होता है और हार्ड भी होता है। और दूसरा क्या है कि बेरिलियम जो होता है ना वो रिलेटिवली लो डेंसिटी रखता है और इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा अगर हम इसको कंपेयर करें दूसरे इसके ग्रुप मेंबर्स के साथ, इसके अलावा देखो थर्ड वन है कि बेरिलियम एग्जिबिट करता है केमिकली स्टेबिलिटी को, और इसकी वजह से क्या करता है, एक प्रोटेक्टिव ऑक्सीडेटिव लेयर बना लेता है अपने ऊपर। ठीक है, जो कि प्रिवेंट करती है फर्दर ऑक्सीडेशन एंड कोरूजन से। तो यही रीज़न है कि इसको जो है ना वो प्रिजर्वेटिव के तौर पे भी यूज़ किया जाता है। जैसे कि पेंटिंग्स वगैरह जो बनाई जाती है ना उसके ऊपर एक लेयर इसकी जो है लगा दी जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि उसको जंग वगैरह नहीं लगता। इसके अलावा इसके कई सारे और भी जो है बिहेवियर है, तकरीबन 8-10 बिहेवियर मैंने इसके डिस्कस किए हैं लेक्चर के अंदर, तो वहाँ से देख लीजिएगा। फिलहाल क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट 3 की है, तो आप इनमें से कोई भी 3 मार्क कर सकते हो। मैं एक और यहाँ पे समझा देती हूँ, लास्ट वन, कि बेरिलियम जो है उसकी टेंडेंसी होती है कि वो कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है अदर एलिमेंट्स के साथ, तो इसका एटॉमिक साइज़ जो है वो कम होता है ना, छोटा होता है, इस वजह से ऐसा कर सकता है। जबकि इस ग्रुप के और एलिमेंट ऐसा नहीं कर सकते। वो कौन सी बॉन्डिंग करते हैं, वो सिर्फ आयोनिक बॉन्डिंग करते हैं, क्योंकि ग्रुप 1 है और ग्रुप 2 है तो आयोनिक बॉन्डिंग करता है। लेकिन ये जो बेरिलियम है ना, इसका जो डिफरेंस है वो क्यों आता है कि ये कोवेलेंट बॉन्ड कर सकते हैं, क्योंकि इसका स्मॉलर होता है एटॉमिक साइज़। ठीक है।